नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम क्रैकर बाय शान सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरा नाम डॉक्टर जीशान है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जो लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, ठीक है, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, चाहे पीसीएस की हो, या फिर एसएससी वाली हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है। एसएससी वालों के लिए बहुत हाई लेवल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आज के जो करंट मुद्दे हैं मैं उसी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आएंगे, एनटीपीसी रेलवे में भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। प्लस आपको इसमें एक हेल्प मिलेगी, एसएससी वाले छोटे एग्जाम के वाले बच्चे हैं जो लेखपाल वाले, उसके अंदर आपको स्टैटिक जीएस का पार्ट भी कुछ मिलेगा, स्टैटिक जीएस का। हाँ, पर यूपीएससी वाले हैं, जो पीसीएस वाले हैं, उस वीडियो को, और एसएससी वाले एंड तक देखें। वीडियो समझ में आती है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसको जितना ज़्यादा हो सके, जैसे कि आपको भी मिले वीडियो में नॉलेज। और ये बहुत ज़्यादा आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक छोटी छोटी बात जो बहुत टिपिकल बुक्स में पढ़ने को नहीं आती, वो बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारी क्लासेस रहेंगी रेगुलर, वीडियोस आपको एक वीडियो पर डे मिलेगी। उसके अलावा आगे हमारा और प्लान्स हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी स्टडीज में बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो हमने मुद्दा उठाया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं वो कहेंगे सर वीडियो इंग्लिश के अंदर है। देखिए, वीडियो इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी इंग्लिश का वर्ड लिखा है यहाँ पे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो मैं इसको आपको बता दूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहते हैं समान सिविल संहिता। ये होता क्या है, इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी कंडीशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, हमारे पास सबसे पहले समान सिविल संहिता भारत में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब ये वीडियो के एंड में आप लोग पूरी वीडियो देख लो तो अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिए, ठीक है। आप बताइए कि भारत के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे। मतलब टॉपिक्स कवर मतलब होता है कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, ये हमारे पास किस एग्जाम को कवर करता है, कौन कौन से टॉपिक कवर करता है एग्जाम के, इसके बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, ठीक है, ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको क्या नाम है, इसकी आलोचना भी की है, क्यों की है इसकी आलोचना, क्या कारण है इसके पीछे, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इसका क्या महत्व है, और आज हमारे वर्तमान जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना पहले कंटेंट से। पहली बात करेंगे, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा परीक्षा के, सीएससी की, ठीक है, उनके लिए। प्लस जो एग्जाम आपका होने वाला है 11 अक्टूबर को पीसीएस के लिए, ठीक है, उसके लिए भी आप जब प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे, मेंस के अंदर जो यूपीएससी का और पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम है, पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी यूपीएससी में ज़्यादा है और पीसीएस में कम है, ठीक है। एसएससी के लिए आपको क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले आपको करंट मुद्दे मिलेंगे, आपको जानने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ये होता क्या है। एग्जामिनर आपका एसएससी में कितना भी क्वेश्चन घुमा दे तो आप घूमोगे नहीं उस क्वेश्चन के अंदर। आपको इसके अलावा 4 चीज़ एक्स्ट्रा पता चलेंगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे आपके यूपीएससी में एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, ठीक है, ये वो भी टॉपिक कवर करता है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ये भी कवर करेगा। सोशल एम्पावरमेंट या वोन एम्पावरमेंट, ये भी कवर करता है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये सारे टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 के जो आते हैं यूपीएससी के अंदर, वो कवर करता है, जो हिस्ट्री का सब पार्ट भी कहला सकते हैं इसको। दूसरा, जो जीएस पेपर 2 होता है वो पूरा पॉलिटी का होता है। पॉलिटी में हमारे पास स्टैटिक पार्ट भी थोड़ा देखेंगे इसके अंदर, मतलब जो हमारे संविधान में, हमारे संविधान का इसका क्या पृष्ठभूमि है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके क्या फीचर्स है, क्या इसके संविधान संशोधन होंगे इसके अंदर, उस सब बातों में बात करेंगे। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम बातें तो कर रहे हैं कि इसमें आता है, उसमें आता है, इसका क्या प्रूफ है, कहाँ कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता। ये देखिए, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाला इसी टॉपिक से। देखिए, वैसे तो हर साल पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं, पर जो जिस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था डीपीएसपी से, वो ये वाला आया था मेंस के अंदर, ठीक है। यूपीएससी मेंस 2015 का सवाल ये वाला
आपके क्वेश्चन था डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग for its citizen a uniform civil code as provided for as in the DPSP Directive Principal State Policy। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसमें लिखना था आपको 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना था। जब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप डीपीएसपी के बारे में लिख पाओगे। डीपीएसपी होता कहाँ क्या है, किस देश से लिया गया है, इसके क्या इफेक्ट्स है, क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स तरह क्यों नहीं है, ठीक है, इन सब बातों में चर्चा आगे होगी। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पता चल गया कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, देखिए समान सिविल संहिता हिंदी में कहते हैं, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, होता क्या है समझेंगे, कानून बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखो किताबी भाषा और स्लाइड्स की भाषा, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की है वही समझ पाएंगे बच्चे, बाकी जो बच्चे नॉर्मल इंग्लिश है या जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए समझा रहा हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया की एक खास बात है, भारत में भिन्नता है, विभिन्नता है मतलब भारत के कोने कोने में जिस क्षेत्र में चले जाओगे वहां का रीति रिवाज, कल्चर, रहन सहन, धर्म, समाज, समुदाय सब अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म जातियों से मिलकर एक बनता है भारत। जैसे इंडिया में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं इंडिया में, ये लोग मिलके रहते हैं। जैसे आप मैप में देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ क्या है, बहुत सारे धर्म हमारे पास इंडिया में मिलते हैं तब जाके भारत बनता है हमारा। अब होता क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू और मुस्लिम में, इसमें जैसे एक कोई हिंदू है, ठीक है, एक कोई मुस्लिम है, अगर हिंदू ने कोई मर्डर करा और मुस्लिम ने भी कोई मर्डर किया, ठीक है, तो दोनों ने खून किया है तो खून की सजा बराबर है। अगर इनको उम्र कैद होनी है हिंदू को तो मुस्लिम को भी उम्र कैद होगी, अगर मुस्लिम को फांसी होगी तो हिंदू को भी फांसी होगी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सजा होगी, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्राइम के अंदर, अगर मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर क्राइम की, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो क्राइम के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाएगा, वहां सजा में क्या है आपको बराबरी मिलेगी। अगर बात करते हैं, अगर वहां बात आती है हिंदू मुस्लिम के अंदर पर्सनल लॉ की, ठीक है, पर्सनल लॉ क्या होता है, शादी। भाई हिंदू रीति रिवाज अलग होते हैं शादी करने के, मुस्लिम अलग होते हैं, सिख अलग होते हैं, ठीक है, और क्रिश्चियन अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल हिंदू रीति रिवाज की बात करते हैं, भाई 7 फेरे लिए जाते हैं, मुस्लिम में निकाह होता है, ठीक है, आपके सिख की बात करते हैं वहाँ 4 फेरे होते हैं, और क्रिश्चियन चर्च में शादी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबके कल्चर अलग है क्योंकि इनके धर्म के अंदर अलग अलग लॉज हैं, इनके पर्सनल लॉ हैं अपने अपने धर्म के। सो डाइवोर्स के तरीके भी थोड़े थोड़े अलग है, डिफरेंस है। इनहेरिटेंस मतलब होता है प्रॉपर्टी अपने नाम अधिकृत होना, वहां पर उसके तरीके भी अलग है। एडॉप्शन मतलब किसी को गोद लेना या अडॉप्ट करना कोई चीज को, उसके भी तरीके, मतलब सब चीजें यहाँ पर अलग, इसको पर्सनल लॉ में आता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ कोई क्राइम करता है तो क्राइम की सजा अगर उसको मिलती है तो क्या होती है क्राइम की सजा, यहाँ पर फांसी या उम्र कैद जो भी होता है, इसने मर्डर करा हुआ है, ठीक है, तो उनको बराबर सजा मिली क्राइम की केस में। अगर वहां बात आती है शादी की, डाइवोर्स की, इनहेरिटेंस, सो ऑन, पर्सनल लॉ की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है सब धर्म अपने अपने कानूनों को फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, इन सब धर्मों को, जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो पर्सनल लॉ हैं, अपने अपने धर्म के सब लॉ हैं, सबको समाप्त करके एक नया लॉ लेकर आओ जिसमें सबके लिए बराबर अधिकार होंगे, उस चीज को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। मतलब ऐसा, मतलब कहते हैं ना, ऐसा हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, वो रिप्लेस कर दे सारे पर्सनल लॉज को। सिंपल लैंग्वेज में समझना, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, जो सारे जो भी पर्सनल लॉज हैं सब पर्सनल लॉ को रिप्लेस कर दे, इट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में क्यों है। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास राज्यसभा, आप सबने पता होगा पॉलिटी के अंदर राज्यसभा होती है अपर हाउस, मतलब उच्च सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पर 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा के अंदर और इसको उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, अब बात समझना, राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर ने, एक प्राइवेट में समझाऊंगा, ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है, प्राइवेट मेंबर ने 6-7 महीने के अंदर, मतलब 6 से 7 महीनों के अंदर यहाँ पर दो बार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश कर दिया है। ठीक है, दोनों बार ये रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 6-7 महीने में
2 बार यूनिफॉर्म सिविल कोड समान सिविल संहिता का बिल पेश किया और दोनों बार रिजेक्ट कर दिया। मैं टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले समय में संभावना है, अगर भारत की अभी तो कोरोना की वजह से स्थिति थोड़ी खराब है, ठीक है, आगे स्थिति थोड़ी ठीक होगी, हमारी थोड़ी बेटर होगी स्थिति, तो उसके बाद शायद इस पर चर्चा हो इस मुद्दों पर। तो आने वाला मतलब फ्यूचर का टॉपिक बहुत अच्छा है ये, और प्लस पास्ट में बहुत बार पूछ चुका क्वेश्चन। स्टैटिक जीएस का पार्ट मिलेगा, उसमें प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं समझेंगे भाई। हम बात करेंगे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं। कुल कितने हैं? 545 मेंबर हैं अभी हमारे पास, 552 हो सकते हैं। अब बात सुनना, 545 मेंबर में जो पीएम होते हैं मतलब प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री कैबिनेट भी होता है भाई, प्रधानमंत्री कैबिनेट में कितने होंगे? जितने मेंबर हैं लोकसभा के कुल मेंबर के 15% से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, याद रखना, प्रधानमंत्री को मिलाकर। मतलब लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे प्रधानमंत्री को मिलाकर, तो बन जाता है प्रधानमंत्री के कैबिनेट, इसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। अब बात समझना, इन कैबिनेट मिनिस्टर में अगर हम बात करेंगे 545 के 15% निकालूंगा तो लगभग मेरे पास कितना आएगा? 42 लोग आएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री को मिलाकर। 82 लोग आएंगे प्रधानमंत्री को मिलाकर। अब इन 82 लोगों के अंदर हम, जैसे आपने सुना होगा, ऊर्जा मंत्री, खनन मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब उन जैसे ये क्या है, सब लोग सांसद भी तो हैं, ये सांसद हैं क्योंकि ये लोकसभा से हैं, लोकसभा के एमपी हैं। सांसद मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा इन 82 में लोगों के अलावा और कोई सांसद और कोई एमपी, ठीक है, यह सांसद बिल को पेश करता है उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री के अलावा जो बंदा है वो सांसद तो है, जो बिल पेश करता है उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। ऐसे ही प्राइवेट मेंबर ने 6 से 7 महीने के अंदर 2 बार बिल पेश किया, दोनों बार ऑपोजिशन ने इसको रिजेक्ट करवा दिया 6% से बोलकर, ठीक है, या बहुमत ना देकर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या है एक्चुअल में? हम बात करेंगे कि हमारे पास 1829 की बात करते हैं। आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी है, 1829 में हमारे पास राजा राममोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था। मतलब किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को अवैध घोषित करवाया था। और 1835 में जब सेकेंड लॉ कमीशन आया, ठीक है, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। उस जमाने में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उस बिल में क्या था, सेकेंड लॉ कमीशन के अंदर, कमीशन रिपोर्ट में ये दिया हुआ था कि अगर भारत के अंदर जो कानून बनेंगे, मतलब अंग्रेज जो कानून बनाएंगे क्राइम के ऊपर, अपराध के ऊपर बनाएंगे, एविडेंस, सबूत या गवाह, ठीक है, एविडेंसेस के ऊपर बनाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कानून बनाएंगे। बट यहाँ जब बात आती है रिलीजन की, किसकी बात आती है? रिलीजन की। तो रिलीजन के ऊपर ये लोग कोई कानून नहीं बनाएंगे अंग्रेज, मतलब धर्म के ऊपर कोई कानून नहीं बनाएंगे। ये बोलते हैं कि इनका जो पर्सनल लॉ है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, पर्सनल लॉ जो होते हैं हमारे पास, पर्सनल लॉ के ऊपर कोई कानून नहीं बनाएंगे। कि इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि अंग्रेज भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते, इकोनॉमिकल क्राइसिस में लाना चाहते थे, ना कि धार्मिक रूप से, ठीक है, धार्मिक रूप से करा, पर कब? 1890 के आसपास, 1885 के आसपास, जब उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम की एकता हो रही है। देखिए जब 57वीं क्रांति हुई, 1857 का रिवॉल्ट, एक अंग्रेज था विलियम और एक टेलर, ठीक है, आउटरम और टेलर अंग्रेज थे। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने टिप्पणी की थी 1857 की क्रांति हिंदू मुसलमान का मिला जुला षड्यंत्र है अंग्रेजों के खिलाफ। इसका मतलब अंग्रेजों को वहां से लग चुका था कि यहाँ पर क्या नाम है, ये दोनों यूनिटी हो रही है इनके अंदर, यूनिटी तोड़ो। तो बाद में इन्होंने धार्मिक चीजों में टांग अड़ाई थी अपनी। उससे पहले बात करते हैं, अंग्रेज सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर करना चाह रहे थे, वो हमारे पास धार्मिक चीजों में मतलब कोई कानून नहीं बनाना चाहते थे, पर्सनल लॉ को खत्म नहीं करना चाहते थे अंग्रेज। अगर चाहते तो कर सकते थे, उस टाइम इनके पावर थी पूरी, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कहा है पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ को वो खत्म कभी नहीं करना चाहते थे। बाद में हम बात करेंगे 1858, 1858। देखिए 1858 से पहले 1857 की क्रांति हुई थी, 1 साल पहले, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है।
उसमें क्या हुआ था, बहुत से लोगों को ने आहुति दी, प्राण त्यागे, ठीक है। उसके अंदर भारतीय ने भी, कुछ अंग्रेज ही मारे गए। उसके बाद रानी ने, इंग्लैंड की रानी थी इस टाइम, क्वीन विक्टोरिया। कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रमाण पत्र जारी किया, ठीक है। उसमें बोला कि मैं रानी विक्टोरिया पूरे होशोबाज में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करती हूँ, ठीक है, और अपना शासन लागू करती हूँ। मतलब रानी ने 1858 में क्वीन मतलब क्राउन का शासन लागू कर दिया इंडिया में। जब रानी आ गई इंडिया में, इसने शासन लागू कर दिया, ठीक है। वो हिस्ट्री का पॉलिटिकल थोड़ा पार्ट है, उसमें देखेंगे आगे। देखिए बात समझिए, रानी ने क्या किया शासन लागू करने के बाद, उसने बोला, प्रॉमिस कर दिया कि मैं भारत में जो आपके धर्म है, ठीक है, धार्मिक जो मुद्दे हैं, रिलीजियस मैटर्स है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, नॉन इंटरफेरेंस। रानी ने बोल दिया कि मैं आपके धार्मिक मुद्दों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगी, इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। यहां पर तो रानी ने साफ साफ हाथ झाड़ दिए, पल्ला झाड़ दिया कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तो यहां आगे बात नहीं बढ़ पाई। देखिए हम बात करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक कुछ इस तरह दिखते थे, ये फोटो। और क्वीन विक्टोरिया की बात की थी, जिसने जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया, अपना शासन लागू किया, क्वीन विक्टोरिया ये है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देखिए अब हमारे पास भारत में आज तो इंडिया आजाद हो गया, आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी हम सक्षम क्यों नहीं है हमें इस बिल को लागू करने के? क्या रीजन है? कौन रोकता है हमें? सत्ता हमारे हाथ में, सरकार हमारी है, फिर भी हम ये बिल क्यों पेश नहीं कर पाते और क्यों पास नहीं करा पाते? क्या रीजन है इसके पीछे, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले रीजन है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, ठीक है। क्या कहते हैं? वैधता। इसका मतलब समझना, जो बच्चे बहुत मतलब इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों को समझना, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा लेजिटिमेसी का। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणराज्य है, गणतंत्र है, ठीक है। मतलब इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब बात समझना, जब इंडिया डेमोक्रेटिक का मतलब क्या था, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों से, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, ठीक है। अब सरकार जो भी बनती है वो लोगों के द्वारा तो बनती है। आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया होगा, इलेक्शन में, तो सरकार बनी। अगर लोग सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, ठीक है। लोगों के पास पावर होती है, ठीक है। इसके लिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अब सवाल हमारे सामने दूसरा आता है, भाई अब इसका मतलब क्या, लेजिटिमेसी का या डेमोक्रेसी से क्या मतलब है, क्या लिंक है इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे समाज में कुछ लोग चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, और हमारी बहुमत जो है, मेजोरिटी हमारे देश के अंदर, वो नहीं चाहती यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है। बहुमत नहीं चाहती यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ठीक है। और कुछ माइनॉरिटी भी नहीं चाहते, ये कह रहे जो अल्पसंख्यक होते हैं वो भी नहीं चाहते ये आए। क्यों ना आए? इसका रीजन क्या है? जैसे पौराणिक कथाएं, जैसे मान लो कि कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है अंधविश्वासी या पुरानी बातों को मानने वाले। कोई किसी परंपरा को मानता चला आ रहा है 200 सालों से, 300 सालों से, सरकार ने कोई नया कानून बना दिया, सरकार कितने कानून बनाते रहे, वो लोग नहीं मानेंगे बात, ठीक है। क्योंकि उनको वही बातों में इंटरेस्ट है, वही बात मानते हैं जो उनके दादा परदादा बता के गए थे। तो जो बहुमत है हमारे पास, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो मैक्सिमम लोग ऑर्थोडॉक्स में, ऑर्थोडॉक्सी बिलीव करते हैं। अगर उनके धर्म में कुछ लिखा है तो इनका कहना है कि क्या नाम है, ये हमारे पास पुराणों की संरक्षण नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं हमारे शास्त्रों में इसकी रक्षा करने की बोली है और आप उल्लंघन कर रहे हो, संविधान कैसा, कानून कैसा, हम नहीं मानते इस कानून को। तो मतलब बहुत सी बातें लोगों को निकल के आती हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन आती है, यहाँ पर तीसरी कंडीशन आती है जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता, ठीक है। जैसे जैसे हमारे समाज में लिंग समानता होता है, जेंडर इक्वालिटी मतलब आदमी और औरत की बात करते हैं, दोनों में बराबरी होती जा रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या नाम है, कुछ लोग जो ऑर्थोडॉक्स विचार के हैं, ठीक है, मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी, ईसाई भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये जो ऑर्थोडॉक्स विचार के हैं, जो कट्टरवादी हैं, वो लोग क्या मानते हैं कि अगर लड़की लड़के की बराबरी की, हमारा समाज है पुरुष प्रधान, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है। पहले क्या था, महिला प्रधान था हड़प्पा सभ्यता में, आज पुरुष प्रधान समाज है। उसमें लड़की को अगर बराबर अधिकार दे दिया गया है, सब चीज़ों प्रॉपर्टी बराबर अधिकार, तो कहीं ना कहीं लड़का कमजोर पड़ेगा हर चीज के अंदर, ठीक है। सब चीजों में बराबर अधिकार लड़की को मिल रहा है, इसलिए वो लोग नहीं चाहेंगे कि महिलाओं को वो पावर मिले, वो शक्ति मिले, जिससे वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सके, ठीक है। यहाँ पर वो लोग कभी नहीं चाहेंगे इस चीज को ऐसा पास हो। ऐसी सोच वाले, ऐसे विचार वाले लोग, जो कहते हैं दक्षिणी विचार वाले लोग, कभी नहीं चाहेंगे। तो ये रीजन है, ये सब चीजें हमारे रोकती हैं इस बिल को पास होने पे, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं ये चीज मिल जाएंगी आपको जगह जगह देखने के लिए, ठीक है। जाति, समाज, ब्राह्मणी, धर्म बहुत देखने को मिलेगा अलग अलग कोने में आपको। चलिए देखेंगे आगे।
दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब देखेंगे हम इंडिया से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दो कंडीशन बात करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण लोग, पावरफुल लोग थे, इन लोगों ने लेजिस्लेशन पास करवाया, बिल पास करवाया, लाइक हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, ये हिंदू की बात हो रही है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, यहाँ पर लगभग यहाँ भी हिंदू ही आएंगे। हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, यहाँ भी हिंदू आ रहा है। और देखिए हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी कानून उस टाइम लोगों ने पास किए, उन सब कानूनों में ना तो मुस्लिम आ रहा है, ना सिख आ रहा है, ना ईसाई आ रहा है, तो क्या है, यहाँ सिर्फ हिंदू हिंदू आ रहा है बार बार, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन यही वाली बन गई, तो लोगों ने बोला, मतलब जो लोग थे उस जमाने के, उन लोगों ने बोला भैया एक बात बताओ हमें कि आपने जो कानून बनाया, जो भी कानून है उसका, मतलब जो भी कानून बने, इन सब कानूनों का लोगों ने विरोध किया जमकर। ये बोला सारे कानून के हिंदुओं के लिए हैं, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ बोर्ड में चेंज करो, ठीक है, सिख में चेंज करो, ईसाइयों में, जैनिज्म में, इनमें चेंज करो, ठीक है, सिर्फ हिंदुओं के लिए चेंज कर रहे हो। अब उनकी बात भी कहना सही थी उस टाइम, ठीक है। उस टाइम इसे विचार करते करते क्या हुआ कि यहाँ पर इन लोगों ने, मतलब सरकार ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, सरकार ने एक समिति बनाई, इसका नाम था BN राव समिति, ठीक है। आप देख रहे हो फोटो BN राव की। अब देखिए बात समझिए, BN राव कौन थे। आपने संविधान अगर पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मालूम होगा कि संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ठीक है। मतलब लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज BN राव, ठीक है। BN राव, मतलब BN राव को उन्होंने अध्यक्ष बनाया इसके अंदर। अब हुआ क्या, यहाँ पर BN राव ने कमेटी लेके आया, BN राव कमेटी 1941 में। इस कमेटी को हिंदू लॉ कमेटी भी कहते थे। मतलब BN राव ने उस जो कमेटी पहले बनी थी उसकी जांच पड़ताल करी, इनका भी विरोध हुआ। जांच पड़ताल करने के बाद में ये कमेटी के बाद फिर हमारा देश आज़ाद होगा, बात थोड़ी पुरानी पड़ गई, इंडिया की आज़ादी के समय आ गया। इंडिया आज़ाद हो गया तो फिर वही इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, उसमें लोग उलझ गया थोड़ा। जैसे ही वहाँ से थोड़े फ्री हुए 1950 के बाद, गणतंत्र दिवस मनाने के बाद, फिर यहाँ पर यही वाला बिल जो BN राव कमेटी आई थी, उसने 1952 के अंदर दोबारा से बिल को पेश किया, ठीक है। उसका नाम रखा हिंदू कोड बिल, ठीक है। दोबारा को बिल पेश किया, हिंदू कोड बिल। अब सवाल आता है, भाई मैंने बताया था आपको पर्सनल लॉ में मैरिज भी हो गई, डाइवोर्स भी हो गया, इनहेरिटेंस भी हो गया, बहुत चीज़ आती है पर्सनल लॉ के अंदर। अब वो सब चीज़ें एक ही चीज़ के अंडर आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। तो उसके लिए वो पास हो जाता, दंगे हो सकते थे उस टाइम, क्योंकि इस टाइम भारत उस स्थिति में नहीं था कि दंगे और झेल पाता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का चल रहा डाइवर्सिफिकेशन। अब देश के अंदर भी होता है, संभालना शायद मुश्किल पड़ा था बहुत ज़्यादा उस समय, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या, मतलब जो बड़े बड़े महान विद्वान बैठे हुए थे, उन लोगों ने इस बिल को 4 भागों में पेश किया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पेश किया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, ये एक्ट लोगों ने पास किए, ठीक है। जब ये सारे एक्ट पास हो गए वहां पर, ठीक है, एक्ट पास होने के बाद एक कंडीशन पैदा हुई इनके सामने, ठीक है। जब एक्ट पास हुए तो यहाँ पर जब नेहरू जी थे, नेहरू जी कौन थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। नेहरू जी और अंबेडकर जी ने इसको थोड़ा पुशअप करा। पुश करने का नेहरू जी और अंबेडकर जी के प्रयासों से वो समर्थन में थे, उनके समर्थन से मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी वजह से ये चारों सक्सेशन बिल पास हुए, ठीक है। अब लोगों ने फिर भी इसमें सवाल उठा दिए, ठीक है। लोगों ने बोला भैया ये हमारे, तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया कि सारे बिलों में हिंदू हिंदू क्यों आ रहा है। इसका जवाब फिर किसने दिया, इसका जवाब दिया अंबेडकर जी के एक साथी हुआ करते थे, ठीक है। अंबेडकर जी के एक साथी हुआ करते थे, इनका नाम था GR राजा गोपाल। उनका नाम था, अंबेडकर जी के साथी कौन थे, GR राजा गोपाल, ठीक है। ये साथी थे अंबेडकर जी के। इन्होंने क्या बोला कि क्या नाम है, अभी क्या जवाब दिया ना GR गोपाल राजा ने, इन्होंने बोला कि यहाँ पर राजा गोपाल ने कि अगर हम बात करेंगे ये हिंदू लॉ के लिए, अभी ये ट्रायल है हमारा, ये क्या अभी हमारा ट्रायल है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है जो हमने लॉ बनाया। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद और जितने भी धर्म है इसे इंस्पायर होंगे, प्रभावित होंगे, हमारे पास आएंगे, हमसे बोलेंगे कि हमारे जो पर्सनल लॉ है उसको भी परिवर्तन करो, उसको कोडिफाई करो, उसकी डिमांड करेंगे हमसे। तो पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इनकी सोचती हुई ट्रायल हमने लिया है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ बोला। फिर कुछ लोगों ने और अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने बोला कि भाई एक काम करो, तुमने ये जो कानून बनाया है इसके अंदर, इस कानून से हम संतुष्ट नहीं है, ठीक है। इस कानून को लाओ तो सबको लाओ, ना किसी को मत लाओ इस कानून के अंदर,
ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन ये हुई, सब डिस्कशन के बाद, विरोध के बाद, अपोजिशन के बाद सरकार ने सोचा यार इस कानून को कहीं ना कहीं तो रखना है, इस कानून को जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड है कहीं तो रखें, ठीक है। तो सरकार ने क्या काम किया, उसके बाद हमारा संविधान तो बन चुका था, ठीक है। हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। संविधान पे हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे संविधान सभा के अध्यक्ष के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, 24 जनवरी 1950 संविधान पे हस्ताक्षर हुए और हमारे देश का संविधान लागू हो गया। यहाँ पर इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, देश के अंदर हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया अपना इंडिविजुअली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950, अब 3 तारीख हो गई, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं हर साल 26 नवंबर को, ठीक है। 24 जनवरी की बात करें, 24 जनवरी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन करे संविधान पे और संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया गया इंडिया में 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब बात करते हैं जब संविधान लागू तो देखो 50 में हो गया था, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये वैसे स्टैटिक पार्ट है, आपको आगे बताता। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के अंदर भाग 4 में डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, ठीक है। क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करता हूं, हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। बात समझना, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। जब डीपीएसपी जो भाग 4 में रखा गया था उसमें आर्टिकल अनुच्छेद रखे गए 36 से लेकर 51, भाई 36 से 51 आर्टिकल तक डीपीएसपी चल रहा है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का राज्य की क्या जिम्मेदारी है अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए, ठीक है। अब बात समझना, 36 से 51 आर्टिकल आ रहा है डीपीएसपी में, अब उसके बीच में 36 और 51 के बीच में ही 44 तो आएगा, आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपसे पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 में आता है। आपसे पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर। मतलब अगर आपसे पूछता है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में आते हैं, 36 से 51। इतने सारे क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से कवर हो जाते हैं आपके। आगे देखेंगे, अब राज्य की जिम्मेदारी थी अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करना, ये सब इसमें आता है। अब यहाँ क्या हुआ, राज्य सरकार को जिम्मेदारी देती, भैया अपने अपने राज्य में देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हो, कर दो। किसी राज्य में इतना साहस नहीं हो पाया अपनी सरकार बचाने, सत्ता बचाने के लिए, बट सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ इकलौता राज्य ऐसा है गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। एग्जाम में अगर कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां समान सिविल संहिता लागू है, गोवा, सिर्फ गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है, ठीक है। दोस्तों आपको होप करता हूं कि आपको क्या नाम है ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप टेलीग्राम पे, अगर टेलीग्राम की बात करते हैं, टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है मैं आपको बता देता हूं, आपको पीडीएफ सारी वहां मिल जाएंगी, t._zishan_sir, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक पे आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस होंगी आपको पूरा अपडेट मिलेगा पूरी तरह से। और उसके अलावा आपका समर्थन चाहिए और वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी। कल जैसे हम अगला टॉपिक जो बनाने वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आज हमारे तीन फौजी शहीद हो गए, उनके ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर बनाएंगे। ये शहीद मतलब ये लड़ाई क्यों हुआ, क्या रॉ है, क्या पॉलिसी है, पेट्रोलिंग में क्या रूल्स हैं, ठीक है, हुआ क्या था एक्चुअल में, कल उस पर बात करें, चर्चा करेंगे। ओके, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।